Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 16, Environmental Issues of Class 12th NCERT, and this is the part 2 video of this chapter. Question number 7. The expanded form of DDT is, DDT का expanded form क्या है, full form क्या है? तो ये डायग्राम है DDT का, इसको इस तरीके से देखिए, डाइक्लोरो, यहाँ पे दो आपको क्लोरीन दिख रहे हैं, तो ये आप क्या हो गया, डाइक्लोरो. फिर ये क्या, ये कौन सा है, एक तरीके का रिंग है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल. उसके बाद यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है, 1 and 2, मीथेन एंड देन इथेन. ठीक है, अब यहाँ पे कोई आपका डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो एन लगेगा, तो ट्राई क्लोरो इथेन, ये इसका नाम है. डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. 7 का A is the correct answer. Question number 8. Which of the following material takes the longest time for biodegradation? देखिए ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके सब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, यानी सब जो है वो बायोडिग्रेड हो जाएंगे. लेकिन इसमें कॉटन, पेपर एंड जूट, ये तीनों जो है लगभग इनको मैक्स टू मैक्स 5 मंथ्स में ये माइक्रोब्स के द्वारा, 5 मंथ्स में किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा जो है ये बायोडिग्रेड हो सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा टाइम जो है बोन को लगता है, क्योंकि बोन में बहुत सारे प्रोटीन के फ्रैक्शंस, बहुत सारे ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस या आपके मिनरल फ्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो लगभग इसको 8 से 12 साल लग जाता है पूरी तरीके से डिकम्पोज होने में. Okay, so 8 का C is the correct answer because of its formation. Question number 9. Choose the incorrect statement. इसमें incorrect देखते हैं. The Montreal Protocol is associated with the control of emission of ozone depleting substances. Second है methane and carbon dioxide are greenhouse gases. Dobson units are used to measure oxygen content of air. Use of incinerators is crucial to disposal of hospital waste. देखिए इन सबका आपको मतलब समझाते हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट्स अ ग्लोबल एग्रीमेंट. ठीक है, ये क्या है, ये एक तरीके का ग्लोबल एग्रीमेंट है, ग्लोबल एग्रीमेंट. और इस ग्लोबल एग्रीमेंट में क्या देखा गया है, प्रोटेक्शन देखी गई है कि ओजोन के लेयर को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो ओजोन के लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, O3 जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है, ओजोन, उसकी बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से एसोसिएटेड, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है. इनकरेक्ट पूछा है. मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं. ग्रीन हाउस गैसेस वो होते हैं जो हीट को ट्रैप करके रखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आपके मीथेन, इनके साथ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, आपके फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, और उसके साथ साथ आपके ओजोन, ये सब जो है आपके ग्रीन हाउस गैसेस. मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. यूज ऑफ इंसिनरेटर्स. इंसिनरेटर्स एक तरीके का बहुत बड़ा इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में एक इक्विपमेंट होता है जो कि हॉस्पिटल में पाया जाता है, और इसमें जितने भी हॉस्पिटल के वेस्ट होते हैं उसको इसमें, मेडिकल वेस्ट जो होते हैं वो उसको इसमें डाला जाता है, क्योंकि मेडिकल वेस्ट में बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्पोज हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम कॉज नहीं करते. तो यस, इंसिनेटर्स का यूज होता है. डॉप्सन यूनिट लिखा है कि डॉप्सन यूनिट इज यूज टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट. नहीं, डॉप्सन यूनिट जो है इट इज यूज टू मेजर कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन. क्या मेजर करता है ये, कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन के कंसेंट्रेशन को मेजर करता है. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10. अमंग द फॉलोइंग विच वन कॉजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन. देखिए मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन इन चारों ऑप्शन में से 2 चीजें कर सकती है, एक तो बर्निंग कोल और एक बर्निंग मॉस्किटो कॉइल. जो हम लोग मॉस्किटो कॉइल जब भी जलाते हैं आप देखते हैं घर में पूरी तरीके से धुआं हो जाता है. ठीक है, नहीं जलाना चाहिए, या फिर अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो तब थोड़ा जला के उसके बाद आके थोड़ा खिड़की खोल दीजिए इस तरीके से, ताकि वो स्मोक बाहर चला जाए. तो बर्निंग कोल और मॉस्किटो कॉइल दोनों से ही इंडोर पोल्यूशन होता है. लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो बर्निंग कोल होगा. क्यों होगा बर्निंग कोल, क्योंकि ये इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होता है.
ठीक है। बर्निंग कोल जो है वो क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन एमिशन, ठीक है। आपके रूम में क्या प्रेजेंट है, ओजोन, तो ओजोन का फॉर्मेशन क्या है, O+O। यहाँ पे ये जो C है वो उस O के साथ बाइंड कर जाएगा और क्या बनाएगा, CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लगभग 2000 टाइम्स इट हैज द ग्रेटर कैपेसिटी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा जल्दी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है, और इसके वजह से क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कभी भी रूम में बर्निंग कोल जला के आपको नहीं सोना है, ठीक है। सो 10 का A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन स्कम, ये क्या है, इन द फ्रेश वाटर बॉडीज। देखिए ग्रीन स्कम, आप कभी रास्ते में जा रहे हो, बहुत बड़ा वाटर बॉडीज हो तो आपको ग्रीन कलर का, आपको पानी दिखता है ग्रीन कलर का दूर से, क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होता है, ग्रीन एल्गी, और उसके साथ साथ प्लस BGA भी प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये दोनों जो एल्गी है वो इतना ज्यादा फैल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, या इसका एक और नाम है यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। इस यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी वाटर बॉडीज इस तरीके से पूरी तरीके से एल्गल ब्लूम जो है इस तरीके से पूरा ऊपर से कवर कर लेता है, तो नीचे जितने भी, अगर मान लीजिए कोई फिशेज हैं यहाँ पे, तो उन फिशेज को क्या होगा, वो जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो उसको ऊपर से ऑक्सीजन जो है वो आ नहीं पाएगा नीचे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को डिजोल्व्ड ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, जब मिल नहीं पाएगा तो अंदर ही ये फिशेज जो है वो मर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जितना भी होगा ये आपके एल्गी जो है वो उसको यूज कर लेंगे ना, इसलिए ये मर जाएंगे। तो यूट्रोफिकेशन ये एक है, और ये फ्रेश वाटर बॉडीज में होते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, दो की वजह से, ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से और ग्रीन एल्गी की वजह से। A and C, 11 का D इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, द लाउडनेस ऑफ साउंड दैट अ पर्सन कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट, बिना डिस्कम्फर्ट के जिसको एक पर्सन सुन सकता है। तो देखिए रेंज, अगर ह्यूमन रेंज की बात करी जाए नॉइज पोल्यूशन की, यानी कि जिसको सुन सकता है, तो वो है 0 से 120 डेसिबल, ठीक है। इसके ऊपर अगर जाता है, अगर 120 से ज्यादा जाता है, 120 से ज्यादा जा रहा है यानी कि हाई जा रहा है, तो फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि आपको सुनाई कम देगा या एकदम से ही सुनाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी अगर 0 से 120 में भी अगर विदाउट डिस्कम्फर्ट की बात की जाए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, अगर विदाउट की डिस्कम्फर्ट की बात की जाए तो 80 डेसिबल तक ही हम सुन सकते हैं, ठीक है। 150 डेसिबल जो है, जो रॉकेट टेक ऑफ करता है उसका 150 डेसिबल से ऊपर होता है, और वहां पे अगर कोई प्रेजेंट होता है तो वो एकदम से उसकी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा। तो 12 का D इज द करेक्ट आंसर। Okay. Question number 13. The major source of noise pollution worldwide is due. Worldwide अगर बोला गया है noise pollution, options क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शुगर, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज एंड थर्मल पावर प्लांट। देखिए इंडस्ट्रीज भी हैं, ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, ये कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के जितने भी इंडस्ट्रीज है वाटर पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एयर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन के लिए अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है, मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही होगा। इन सब में उतना नॉइज पोल्यूशन नहीं होता जितना ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। जहां भी आप देखते हो बहुत ज्यादा अगर रश हो गया एकदम से, तो फिर बहुत ज्यादा पीपा बहुत होता है, वो कितना दिक्कत करता है हमको, नॉइज में सुनने में वो जो है बहुत इम्पेयरमेंट होता है, बहुत दर्द होने लगता है कान। सो क्वेश्चन नंबर 13 का B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आया है 1986 में। ये पूछा जाता है कि इफेक्टिव कब हुआ है, तो डेफिनेटली ये 1986 में इफेक्टिव हुआ है आपका EPA, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये जो है आपका इफेक्टिव हुआ है 1981 में, ओके 1981 में। देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, यानी कि वाटर एक्ट जो है वो कब आया है, ये आया है आपका 1974 में। एंड आपका लास्ट अमेंडमेंट ऑफ एयर
ये बाद में लाया गया है, अमेंडमेंट लाया गया, संशोधन जिसको कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, ये कब आया है? 1987 में। ओके, सो डी का सेकंड एक ही में है, तो यहां से आपका करेक्ट आंसर निकल जाता है। 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस, थैंक यू।